इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2024 में एक ही क्वेश्चन आया बस, वो भी मोस्टली क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व हो रहा था। 1/5 और 2 हो चुका है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। सर्कल के एक तरह से पोर्शंस हो गए, mod z इक्वल टू r। बट एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है बेटा, s की वैल्यू बन जाएगी -2025। वेरी गुड प्रॉब्लम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तुमने देखा है nth रूट ऑफ यूनिटी में जनरली सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, एपी एजीपी बन जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन और अलग अलग मेथड से सॉल्व हो सकता है। तुमने देखा ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व हो सकता था। अगर एबीसीडी रियल नंबर है, कोफिशिएंट्स रियल है, तब ना हम ये बोल सकते हैं कि 2 रियल आएंगे। ये नहीं समझ आता इस क्वेश्चन में, शुरू कहां से करें यार। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। उम्मीद है सभी बच्चे बढ़िया हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं। और आप लोगों की बेटा पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अब जेई एडवांस्ड का लास्ट अपना वीक आ गया है, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है भाई। जेई का पेपर अब ऑलमोस्ट अपने सर पे है, ठीक है। तो अब लास्ट का एक हफ्ता है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही समझा दी थी। इलिप्स एंड हाइपरबोला वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से लास्ट एक वीक में अपने आप को प्रिपेयर रखना है बेटा। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करिए, अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, बढ़िया अपना खाइए, घर का खाना खाइए। और जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उस टाइम बेटा अपना डेली पढ़ने बैठिए। और बहुत ज्यादा कुछ हम नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं, जो चीजें आपकी आती हैं, चैप्टर्स जो आपको आते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए और अपना उसको स्ट्रेंथन करिए। और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो यार। ये नहीं कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह अपनी तुमने तैयारी करी है, अब वहां पर पॉजिटिविटी के साथ आपको एग्जाम देना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन कई बार हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं, है ना। तो एग्जाम वाले दिन एग्जैक्ट आपको क्या क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो भी हम बातें करेंगे, ठीक है। अभी अपने 2 लेक्चर्स बचे हैं, क्यों मैं बहुत जल्दी भी नहीं बताना चाहता। लास्ट 1-2 लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम वाले दिन आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जो जेई एडवांस वाला जो पेपर होगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं देखो, बट ये छोटी छोटी चीजें ही डिफरेंस पैदा करती हैं, ठीक है। छोटी सी चीज अगर आपने ध्यान रख ली और नहीं रखी, वर्सेस में बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके आउटपुट में एग्जाम वाले दिन। तैयारी का तो गेम देखो बेटा हो चुका है, जितनी तैयारी आपने करनी थी ऑलमोस्ट अब सब लोग कर चुके हैं। बट अब यहां से जो गेम है वो पेपर वाले दिन कौन बेटर करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वो कई बार वो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं, थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है देखो इस दिन एग्जाम वाले दिन। बट जो चीजें हमारे हाथ में, हम उसे तो अच्छी तरह कर ही सकते हैं ना। तो वो सब बातों का भी ध्यान रखिए। बाकी अभी फिलहाल हमारे हाथ में जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, इसको हमें बढ़िया से करना है यार। अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2024 में एक ही क्वेश्चन आया बस, वो भी मोस्टली क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व हो रहा था। तो और उससे पहले 2022 का देख लो, 23 का देख लो, 21 का देख लो, 2-3 सवाल हर साल आते थे कॉम्प्लेक्स नंबर से। सो सडनली लास्ट ईयर कम क्वेश्चन आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इस साल फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगता है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें भी पूछी जाएंगी। एक कॉम्प्लेक्स 1 से आता है जनरली, एक कॉम्प्लेक्स 2 से ही आता है, और एक कभी कभी 3 आ जाते हैं, तो मिक्स आ जाता है। तो फिर से वैसा ही पैटर्न मुझे लगता है फॉलो होगा कि एक आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, बट कॉम्प्लेक्स 2 से यानी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से तो जरूर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो आया उसमें ज्योमेट्री कुछ खास लग नहीं रही थी। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स होती हैं और वो सब चीजें होती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स के, उसको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करिए, क्योंकि चांसेस हैं इस बार उस पर क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं बेटा। चलिए, तो हम लोग रिवाइज तो करेंगे ही सब कुछ। मेजरली देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म्स हो गए, nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गई, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो गई, ये सारी चीजें मेजर इस चैप्टर की हैं, है ना। डी मॉइवर्स थ्योरम हो गई। तो ये सब अपने को पढ़ाई करनी है और उसी को हम रिवाइज करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन फंडामेंटल्स के ऊपर है। बहुत ज्यादा देखो, जैसे मैं हर लेक्चर में करता हूं, शुरू के 2-3 क्वेश्चन जस्ट टू यानी एक तरह से आप ये कह लीजिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं तो इजी रहते हैं, या फिर कह लो कि कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बट ये मतलब नहीं है कि जेई में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो दो इक्वेशंस दिख रही हैं। पहली तो ये दिख रही है, क्या दिख रही है भाई, log बेस 5 mod z प्लस 3 माइनस log बेस रूट 5 mod z माइनस 1, ठीक है। तो अब इसमें मुझे दिख रहा है यार, जो बेस रूट 5 है उसे 5 की पावर हाफ लिख के और हाफ डिनोमिनेटर में यानी 2 न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि मैं इस चीज को लिख सकता हूं बेस में 5 और जो 2 है वो इधर आ जाएगा बेटा। इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा दी, और इनफैक्ट ये जो 2 है इसको पावर में भी चिपका दो, लॉग की प्रॉपर्टीज, एंड लॉग ए माइनस लॉग बी अगर हम लगाएं तो लॉग ऑफ mod z प्लस 3 अपॉन mod z माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट।
दिस इज इक्वल टू 1। अब हम लॉग हटा सकते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस इज 1, सो ये चीज 5 की पावर 1 होनी चाहिए। सो मॉड z प्लस 3 अपॉन मॉड z माइनस 1 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5। मॉड z को हम r लेट कर देते हैं, लेट मॉड z भी r, ठीक है। मॉड z को अगर हम r लेट कर दें तो r प्लस 3 इज 5 इंटू r माइनस 1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो सब कुछ राइट साइड में ले जाइए। 5r स्क्वायर माइनस 11r करेक्ट प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आ गया 5r स्क्वायर माइनस 10r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। सो 5r जो सॉल्व करके इक्वेशंस आ गई, 5r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 बराबर 0 करेक्ट। इस तरीके का हो गया 5r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, यानी r की वैल्यू 1/5 और 2 हो गई है बेटा, यानी मॉड z 1/5 और 2 हो चुका है। मॉड z की वैल्यू क्या हो गई, 1/5 और 2 हो गई है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, सर्कल के एक तरह से पोर्शंस हो गए, मॉड z इक्वल टू r। बट एक चीज यहां नोटिस करने वाली है बेटा कि अब क्योंकि ये लॉग हमने हटाए हैं, लॉग तो डिफाइंड होने चाहिए, तो पॉजिटिव है ही। यहां से अगर लॉग का नंबर डिफाइन करूंगा सो मॉड z जो है 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। मॉड z माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, बट मॉड z माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव, तभी तो ये लॉग डिफाइंड होगा। यानी मॉड z 1 से बड़ा होगा, देयरफॉर मॉड z इज 2 ओनली। 1/5 वाला बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, 1/5 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो पहला कर्व एक तरह से मॉड z इक्वल टू 2 आ गया है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। दूसरी चीज जो है, ये तो बड़ा फेमस सा कर्व है, आपको पता है स्टैंडर्ड कर्व है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू थीटा जैसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये बेटा एक रे रिप्रेजेंट करता है, पूरी लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है, रे रिप्रेजेंट करता है। कई लोग जल्दबाजी में करते हैं z को x प्लस आई वाई इसमें भी डाल देंगे, वो मत करो बेटा। आर्ग्यूमेंट वाली चीजों में आपको ज्योमेट्रिकली एनालिसिस करना होता है। यानी ये एक रे है जो ओरिजिनेट कर रही है 1,1 पॉइंट से और π/4 एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1,1 पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है बेटा, करेक्ट। तो 1,1 से ओरिजिनेट कर रही है और ऑब्वियसली 0,0 से भी पास करेगी, क्योंकि वो भी π/4 y इक्वल टू x लाइन पे, कि x बेसिकली पोर्शन पे ये लाई करने वाला है, पूरी y इक्वल टू x पे नहीं करेगा। समझ गए, y इक्वल टू x कैसे आया, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रही। तो y इक्वल टू x लाइन है बट नॉट द कंप्लीट लाइन, ओनली द अपर पार्ट फ्रॉम 1,1 रे होती है ये, है ना, पूरी लाइन नहीं होती है। तो क्या ये रे और क्या ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, ये तो कौन सा सर्कल है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 2 का सर्कल है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 2। तो ऑब्वियसली रेडियस 2 तो बड़ा है, रेडियस 2 तो जो है बेटा बड़ा है हमारा √2 से, ये वाला डिस्टेंस √2 है, करेक्ट। तो सर्कल क्लियरली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो बस कहां करेगा, बेसिकली जो है सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो तुम, x² प्लस y² इक्वल टू 4 और y इक्वल टू x का ये पॉजिटिव साइड वाला इंटरसेक्शन निकाल लो। या बेटर इजी तरीका है कि भाई इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, वो k इंटू 1 प्लस आयोटा फॉर्म का होगा। सो देयरफॉर z विल बी ऑफ द फॉर्म k इंटू 1 प्लस आयोटा, तभी तो उसका आर्ग्यूमेंट π/4 होगा। यानी आप ये भी ले सकते हो उसको, r e की पावर आयोटा π/4 ले लो, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और r उसका बेटा हमें क्या मिल गया था ऑलरेडी, 2 मिल गया था, मॉड z 2 मिला था, तो 2 e की पावर आयोटा π/4, तो 2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज डालेंगे इन दोनों की, सो √2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले k टाइम्स 1 प्लस आयोटा लिख के मॉड को 2 ले लेता, वहां से k निकल आता, दैट कुड ऑल्सो बी डन, बट 2 नहीं आएंगे, बस ये ध्यान रखना, बिकॉज 2 तब आते जब पूरी लाइन होती, इधर भी आ जाता है, बट अभी के लिए हमारे पास पूरी लाइन है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ रे है बेटा, तो उस लाइन का एक ही पार्ट होगा। तो कई बार अगर मल्टीपल करेक्ट दे दिया, तुम्हें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ √2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा, यानी बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन ही होने वाला है बेटा, करेक्ट, बी ऑप्शन ही होने वाला है। तो लोकस जो है
बिल्कुल वैसे ही है जैसे ज्योमेट्री में थे, पहला ही क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री का दे दिया है, बट ओनली डिफरेंस है जब आर्ग्यूमेंट का कर्व आ जाए ना, आर्ग्यूमेंट की एक लाइन की फॉर्म होती है रे वाली, ऐसे आर्ग्यूमेंट की एक सर्कल फॉर्म भी होती है, आपको पता है, जिसमें सर्कुलर आर्क बनती है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू थीटा फॉर्म जो होती है, ये सर्कुलर आर्क रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट। थीटा पाई बाई 2 हो जाता है तो सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करता है, पूरा सर्कल नहीं रिप्रेजेंट करता। इस पे 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। सो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, इस साल ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अच्छी तरह अपने नोट्स रिवाइज कर लेना बेटा ज्योमेट्री के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का हुआ रिवीजन, एक बारी है किसकी, nth रूट ऑफ यूनिटी का, थोड़ा सा एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1 2 3 अप टू अल्फा 2024 तक होगा ये, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा 2024 आर 2025th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। 2025वीं रूट है यूनिटी के, मतलब 1 की पावर 1 अपॉन 2025 है, ऐसे ही तो होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, उन्होंने 2025वीं रूट ऑफ यूनिटी दी हुई है, गॉट इट। और हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें ये निकालनी है ये वाली वैल्यू, तो जरा देखते हैं क्या है ये वैल्यू। जो सीरीज है बेटा, पहले 1 इंटू आर को 1 डालेंगे तो a1 प्लस a 2024 बनेगा, अल्फा है मतलब वो a नहीं है अल्फा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2024 प्लस 2 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2023 प्लस 3 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2022, ऐसे करते करते लास्ट टर्म कहां जाएगी, 2024 डालेंगे बेटा, 2024 अल्फा, ये 1 हो जाएगा और ये 2024 हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी सीरीज में पहली और लास्ट टर्म में ये वाली बात सेम हो जाएगी, ये वाली बात सेम हो जाएगी, यानी मैं इसी सीरीज को अगर मैं पलट के लिख लूं, एस सीरीज दोबारा लिखूं और लास्ट टर्म पहले लिखूं, 2024 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2024, और उससे पिछली टर्म में होगा 2023 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2023 एंड सो ऑन बेटा। ये सारी कहानी कहां तक चली जाएगी सोचिए, ये सारी कहानी कहां तक जाएगी, बेसिकली अब ये वाली लास्ट पहुंच जाएगी टर्म, तो 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2024, बेसिकली सीरीज को मैंने पलट के लिख दिया है, और सीधा लिखा उल्टा लिखा ऐड करना, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन स्टेप इन सॉल्विंग वेरियस सीरीज। तो अब जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा, इधर आ जाएगा 2s, और इधर ये वाली टर्म बेटा कॉमन आ गई, 2025 आ जाएगा, 1 प्लस 2024 2025 टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2024। ऐसे ही अब तुम इधर भी देखोगे ये वाली टर्म कॉमन, 2 प्लस 2023 फिर से क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा बेटा। तो एक्चुअली अब आप समझ गए, 2025 सब में से कॉमन आ जाएगा, 2025 सब में से कॉमन आ जाएगा, और होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो 2025 कॉमन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2024 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2023 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 2022 एंड सो ऑन, लास्ट में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2024 हो गया। और ध्यान से देखोगे तो पूरी सीरीज 2 बार लिखी हुई है, क्योंकि अल्फा 1 देखो 2 बार आएगा, अल्फा 2024 2 बार, फिर अल्फा 2 2 बार, सो 2 टाइम्स मैं लिख सकता हूं द इंटायर सीरीज। सो 2s बराबर 2025 इंटू 2 टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा 2024 हो जाएगा बेटा, करेक्ट। ये 2 से ये 2 गया, तो अब ये सम तो तुम बता सकते हो बड़े आराम से। अब कुछ लोग जल्दबाजी में जीरो कह देते हैं, सर ये सम जीरो होता है, बेटा जीरो होता है, सम ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी जीरो होता है, तो इन सब का सम मिला के जीरो होता, इन सब का सम मिला के जीरो होता। सो यहां से आप कह सकते हो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा 2024 का सम मिला के जीरो होता। तो हमें तो इतने पार्ट का सम चाहिए, तो इतनी पार्ट की वैल्यू हो जाएगी -1, करेक्ट। सो s की वैल्यू बन जाएगी -2025। वेरी गुड प्रॉब्लम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तुमने देखा है nth रूट ऑफ यूनिटी में जनरली सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, एपी एजीपी बन जाती है, नॉर्मल सीरीज बन जाती है, जीपी वगैरह, बट यहां पे सीधा लिखा उल्टा लिखा और बड़ी प्यारी सीरीज बन गई है। सो nth रूट ऑफ यूनिटी का एक क्वेश्चन करवा दिया है मैंने। अगेन
अगर आपने खुद से ट्राई नहीं किया यार, फिर देखो सही नहीं है, फिर तो आसान लगेगा ही, सोल्यूशन बस देख रहे हो तो आसान लगेगा, बट आपको खुद से बेटा ट्राई करने हैं ये क्वेश्चंस, तभी आपको उनसे कुछ गेन कर पाएंगे। नहीं भी हो रहा तब भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपना दिमाग तो लगाओ, 2-4 मिनट सोचो तो सही। फिर ये तो देखो कि आप कहाँ स्टक हो गए, आपने क्या स्टेप नहीं सोचा। कई लोग जो पिछले क्वेश्चन में स्टक होते हैं वो ये इस स्टेप में स्टक होते हैं कि सीधा और उल्टा लिखना नहीं कर पाते, ये वाला नहीं सोच पाते। बट वो कैसे लगाया, क्योंकि जब भी कोफिशिएंट एपी में होते हैं, आर जैसी टर्म है, लीनियर टर्म है, तो एक बार ये वाला पैटर्न हमें करना चाहिए। और पहली और लास्ट टर्म सेम ही है, यहाँ सिमेट्री हमें दिख रही है, इस वजह से ये माइंड में आया स्टेप। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। एक और अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देखने में अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है। इफ Z1 Z2 आर टू नॉन जीरो होना चाहिए, वो नाउ जीरो नहीं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाइज, एक इक्वेशन तो ये दी हुई है, जिस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये Z1 बार मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर Z1। तो यहां से मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस Z2, यहां से मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस Z1, है ना। इस तरीके की इक्वेशन कुछ बन गई है। अच्छा, तो अब यहां से थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम करें, मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड Z2 स्क्वायर इज 1 प्लस Z1 अपॉन 1 प्लस Z2 आ गया है। इस तरह का एक इक्वेशन सा हमें मिल गया है बेटा Z1 Z2 में। बट अगर अब आप नोटिस कर रहे हैं, यहां पे जाके एक बार हम स्टक हो गए हैं, बट जो निकालना है उसमें देखो Z2 है, Z2 बार है, Z1 बार है, Z1 है, Z1 Z2 के बेसिकली कॉन्जुगेट्स भी इन्वॉल्व हैं, मॉड्यूलस नहीं है, है ना, मॉड्यूलस नहीं है सर। तो देखो यहां से एक बात मुझे समझ आ रही है कि अगर मैं ये चीज देखूं, ये तो रियल होती है ना, मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड Z2 स्क्वायर, यानी कि ये चीज भी प्योरली रियल हो गई, प्योरली रियल हो गई बेटा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड इसके बराबर है एंड लेफ्ट साइड इज प्योरली रियल, यानी ये चीज भी प्योरली रियल है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो तुम्हें पता है दैट इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। सो यानी कि 1 प्लस Z1 अपॉन 1 प्लस Z2 क्या हो गया, प्योरली रियल हो गया। एंड बाय प्योरली रियल वी मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट जो है बराबर हो जाएंगे, ये और इसका कॉन्जुगेट। तो बेसिकली मैं वो टर्म्स क्रिएट कर रहा हूं जो यहां पर बनाई हुई है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस Z1 1 प्लस Z2 बार 1 प्लस Z1 बार 1 प्लस Z2, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 प्लस Z1 प्लस Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार इज 1 प्लस Z2 प्लस Z1 बार प्लस Z1 बार Z2। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। देखो इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, हमें चाहिए Z2 बार, सब कुछ राइट में ले जाता हूं देखो, क्योंकि मुझे Z1 भी नेगेटिव में चाहिए और Z2 बार भी नेगेटिव में चाहिए, तो सब कुछ राइट में ले जाता हूं, 1 से 1 काट के, एवरीथिंग ऑन राइट साइड। तो Z2 माइनस Z2 बार प्लस Z1 बार माइनस Z1, है ना, और ये वाली टर्म लेफ्ट में ले आओ, इक्वल टू Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। तो आई गेस बन चुका है अब जो हमें चाहिए, Z2 माइनस Z2 बार प्लस Z1 बार माइनस Z1, न्यूमरेटर बन गया। और अगर ये इसके नीचे ले आऊं तो Z2 माइनस Z2 बार Z1 बार माइनस Z1 बार Z1 होल अपॉन Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2, Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। क्लियरली ये चीज की वैल्यू 1 हो गई है, यही एक्सप्रेशन बन गया है, इसकी वैल्यू बेटा 1 हो गई है, इसकी वैल्यू बेटा 1 हो गई है, राइट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया। यहां से कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कोई हिट एंड ट्रायल से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी सोच लेते हैं जो इसे सेटिस्फाई करें, दैट कैन ऑल्सो बी वन वे, बट हमने क्या है ये प्योरली रियल यूज करके कर दिया। सो दिस इज प्योरली नॉन ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लगा के सॉल्व किया है बेटा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट 2 है उतना इंपॉर्टेंट 1 है। लास्ट टू लास्ट ईयर दोनों से क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले भी दोनों से ही आते हैं, हर साल दोनों से ही आ रहे हैं,
बट लास्ट ईयर जो है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से नहीं आया, विच इज अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से। चलिए एक और देखते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 का लग रहा है, नहीं थोड़ा 1-2 का मिक्सचर लग रहा है। फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन अ यूनिट सर्कल। मतलब मॉड z गिवन है, मॉड z बराबर 1, मॉड z बराबर 1 दिया हुआ है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, राइट, यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो ठीक है। रेंज ऑफ ये बतानी है, मतलब ये जो फंक्शन है z के रिस्पेक्ट में fz, एक रियल फंक्शन आ जाएगा, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग। तो देखो जो पहला थॉट माइंड में आता है इस क्वेश्चन में, वो ये आता है कि सर z को एक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, z को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा सा वैसे तो z को यहां पे डाल भी सकते हो, बट देन अगर आप यहां देखें कि ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसमें से z जबरदस्ती कॉमन ले लूं, ऐसा हो जाएगा, और इसमें तो खैर डालना ही पड़ेगा अपने को, तो ये z प्लस 1/z बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 1/z हो जाता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, है ना, जब मॉड z 1 होता है तो 1/z ऐसे लिख सकते हैं, तो z प्लस 1/z एक्चुअली बड़ा ही प्यारा सा हो जाता है, z प्लस 1/z इज 2 cos थीटा। तो ये थोड़ा इजी, ये तो 1 ही हो गया, तो ये 2 cos थीटा माइनस 1 हो गया का मॉड, और ये हो जाएगा इसमें cos थीटा प्लस 1 हो गया प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मॉड्यूलस अगर हम निकालें सो 2 cos थीटा माइनस 1 ये हो गया, प्लस रूट ऑफ cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो अच्छा सा कुछ आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और एक प्लस 1 ऑलरेडी है, सो 2 प्लस 2 cos थीटा का रूट हो जाएगा बेटा यहां पे। और अब cos थीटा को हम कुछ मान लेते हैं, है ना, cos थीटा को कुछ x मान लेते हैं, cos थीटा बराबर x, तो हमारा जो है मॉड 2x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2x, ये एक फंक्शन बन जाएगा fx, जिसकी अब आपको रेंज निकालनी है, वेयर x लाइज फ्रॉम -1 to 1, है ना। तो ये तो अब फंक्शंस का क्वेश्चन बन गया, कैलकुलस का क्वेश्चन बन गया कि -1 to 1 हमने डोमेन दे दी है, क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है, करेक्ट। सो cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 है, और इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। दो केस बनाने पड़ जाएंगे मॉड खोलने के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, x लेस देन हाफ, तो मॉड के दो केसेस, फिर वहां से रेंज ऑफ फंक्शन आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको मैक्सिमा मिनिमा निकाल के f'(x0) रख के निकालना है, जैसे मर्जी आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अ मोर कन्वेंशनल मेथड बट अ लिटिल लेंथी, बट आंसर आ जाएगा इससे भी, ठीक है। सो दिस इज योर मेथड नंबर 1। मेथड 2 बता देता हूं, थोड़ा सा इससे शॉर्टर मेथड है। देखो मैं क्यों बता रहा हूं ये मेथड 1 भी आपको, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली एग्जाम में आपको यही मेथड स्ट्राइक करेगा, पता है, एग्जाम में वेरी हाईली लाइकली कि आपको यही मेथड स्ट्राइक करेगा कि भैया मॉड z 1 दिया है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेते हैं। बट एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर हम z प्लस 1 को कुछ ले लें, मॉड z प्लस 1 को सपोज हम k ले लेते हैं, ओके, रियल नंबर है मॉड z ये वाला, इसको मैंने k ले लिया, तो अब क्या होगा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, तो मॉड z स्क्वायर होता है z प्लस 1 इंटू z बार प्लस 1, इसका k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और z बार आ गया, z बार प्लस z बार प्लस 1 इक्वल टू k स्क्वायर। अच्छा मॉड z अगर 1 है तो z बार भी 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, सो z प्लस z बार की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 हो गई बेटा, राइट, k स्क्वायर माइनस 2 हो गई है। और z प्लस z बार ही अभी तुम्हें याद होगा यहां क्रिएट हुआ था जब मैंने जबरदस्ती इसको कॉमन लिया था, मॉड z कॉमन लिया था, तो z प्लस 1/z माइनस 1 हुआ था, और 1/z इज नथिंग बट z बार, ये z बार है, ये तो 1 ही हो गया, तो z प्लस z बार माइनस 1 हो गया, प्लस ये वाला तो मैंने k माना ही हुआ है, तो बेसिकली मेरा क्या होगा, k का फंक्शन बन गया ना कितनी आसानी से, देखो ये z प्लस z बार की जगह लिख देता हूं k स्क्वायर माइनस 2,
तो के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस के, है ना, मॉड, सर मॉड भी था नहीं, मॉड को ही मैंने के माना है ना, के पॉजिटिव नंबर है, तो एफ के मैंने एक फंक्शन, मच सिंपलर फंक्शन बना लिया। अच्छा, अब के की रेंज क्या है, जैसे वहां पे कॉस थीटा की रेंज यूज हुई थी -1 to 1, अब हमने के का फंक्शन बनाया है, पिछले वाले में एक्स का फंक्शन बनाया था बेटा, ठीक है, तो फास्टर है ये वाला, थोड़ा सा बस इसमें ये ट्रिक यूज हो गई कि यार z प्लस जेड बार यहां भी बन रहा है, और वो लकीली यहां भी बन गया था, यहां कुछ और बना होता अगर, तो फर्स्ट मेथड ही लगाना पड़ जाता। अब तुम्हें सोचना है के की रेंज क्या है। देखो भाई, अगर तुम्हारा z जो है यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है, z इज अ पॉइंट लाइंग ऑन यूनिट सर्कल, ठीक है, तो मॉड z प्लस 1 तुम या तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी निकाल सकते हो इसकी रेंज, मॉड z प्लस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस z1, या थोड़ी ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1 है, ठीक है, तो -1, 0 तो यही वाला पॉइंट है -1, इससे मिनिमम डिस्टेंस तो 0 ही हो गया, सर्कल का कोई भी पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया, तो k की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई, और k मैक्स कब आएगा, k मैक्स तब आएगा जब इससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट इधर होगा पॉइंट, तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। भाई आपको -1, 0 से सर्कल पे मिनिमम और मैक्सिमम दूरी का पॉइंट चाहिए, तो मिनिमम तो यही हो गया, और मैक्सिमम एग्जैक्टली ये वाला हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगी। सो के की रेंज 0 से 2 हो गई है बेटा, के रेंज इज फ्रॉम 0 to 2। अब इजियर, थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटिवली पिछले वाले से आसान हो गया है, के रेंज इज फ्रॉम 0 से 2। गॉट इट, समझ गए, समझ गए ना, इसमें भी 1 + x को t मान के तुम वही सेम फंक्शन बना सकते हो, एक्चुअली तुम खुद सोचो, अगर 1 + x को t² मान के यही फंक्शन हमारा बन जाएगा, बट एनीवेज ठीक है, अब आप समझ गए। अब इसको पूरा कर देता हूं यहां से, तो अगेन के हमारा √3 पे ब्रेक होगा, के अगर √3 से 2 तक का है तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, यानी एफ के हो जाएगा k² + k - 3 की रेंज निकालने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देता हूं, माइनस, सही बोल रहा हूं ना भाई, देखो पॉजिटिव से खोला, और ये -1/4 - 3 -13/4 हो गया। अच्छा, अब इसको मिनिमम के लिए, फिर k को √3 डालना पड़ेगा, और मैक्स के लिए 2 डालना पड़ेगा, तो यहां से जो एफ के की रेंज आ जाएगी बेटा, क्योंकि जितना छोटा ये उतना छोटा फंक्शन, जितना बड़ा ये, सो मिनिमम के लिए √3 डालेंगे, यही डाल देते हैं √3, ये कट गया, सो √3, और मैक्सिमम के लिए 2, 2 2 4 -1 3, सो √3 से लेके 3, √3 से लेके 3 आया है इस फर्स्ट ब्रांच केस 1 का रेंज, है ना, केस 1 लिया है मैंने, जब k की रेंज, इसमें पॉजिटिव से मॉड्यूलस का साइन ओपन किया। अब k को ले लेता हूं, केस 2 ले लेता हूं, k को लेस देन √3, और ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा भी रहेगा वो, क्योंकि k रेंजेस फ्रॉम 0 से 2, तो एक ले लिया मैंने 0 से √3, एक ले लिया 2 से, सॉरी √3 से 2, इसको ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो अब मॉड्यूलस खुलेगा नेगेटिव साइन से बेटा, ये वाला, सो एफ के हो जाएगा 3 - k² + k, तो माइनस कॉमन k² - k - 3, k -½ का होल स्क्वायर, -13/4 होल थिंग माइनस, तो 13/4 -k -½ तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके रेंज फाइंड आउट फिर से करते हैं बेटा, इस बार क्योंकि माइनस बना है, तो एफ के मैक्स तब होगा जब ये मिनिमम होगा, यानी जब ये 0 हो जाएगा, होल स्क्वायर मिनिमम 0, के इक्वल टू हाफ अलाउड है, सो एफ के मैक्स इस रीजन में, एफ के मैक्स हो जाएगा 13/4 व्हेन के इक्वल टू हाफ विच इज पॉसिबल, और एफ के मिनिमम जो है बाउंड्री पॉइंट पर आएगा, 0 डाल के देख लेते हैं, 0 डाल के 3 मिलेगा, और √3 डाल के √3 मिल रहा है, सो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू √3 है, दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू डाल के देख ली, ऐसी तो करते हैं, ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू वहां मिल गई हमें, और मैक्सिमम तो इस पे मिल गई वर्टेक्स पे, सो √3 से लेके 13/4 इज द रेंज ऑफ एफ के फ्रॉम केस नंबर 2 से, और केस 1 केस 2 का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे बेटा, तो रेंज पूरी आ गई, ये √3 से 3 कह रहा है, वो कह रहा है मैं √3 से, तो फाइनल आंसर जो हो गया एफ के का रेंज यूनियन हो गया, √3 मिनिमम ही है, और मैक्सिमम 13/4 तक चली जाएगी, तो √3 से लेके 13/4
सी ऑप्शन शुड बी द रेंज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन और अलग अलग मेथड से सॉल्व हो सकता है। तुमने देखा ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व हो सकता था, ये वाला कॉस थीटा इंट्रोड्यूस करके, कैलकुलस लगा के भी सॉल्व हो सकता था। इधर मैंने क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री लगाई यहां पे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया। सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज्ड। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, ये था हमारा मेथड नंबर 1, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए। ब्रेन टीजर नंबर 5, तो जरा ट्राई करिए, सोचिए जरा क्या क्वेश्चन है। Z1 Z2 Z3 बी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 दिया हुआ है, सच दैट सम ऑफ रूट्स हमें दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, समझ रहे हैं। और Z1 Z2 Z3 कह रहे हैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इस फॉर्म के। तो आपको जो निकालना है वो है x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 निकालना है। अच्छा, तो अब माइंड में आ रहा है यार 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करूं, 3 इक्वेशंस बना के, 2 इक्वेशन तो दिए, किसी तरह एक और बना लूं इसको यूज करके, और फिर 3 अननोन सॉल्व करूं, थोड़ा लेंथी ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। कि भाई, और क्वेश्चन दिख भी रहा है कहां की तरफ जा रहा है भाई, सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है। अगर सिग्मा Z1 Z2 आ जाए तो भाई हमें सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब क्यूबिक एक फॉर्म हो सकती है, एक माइंड में चल रहा है, और उस क्यूबिक के फिर 3 रूट्स अगर मिल जाएं तो वो Z1 Z2 Z3 तीनों रूट्स आ जाएंगे, है ना। बट थोड़ा सा यहां समस्या का विषय ये है, अब तुम बोलोगे सर तीनों रूट्स कैसे, 3 रूट्स कैसे नॉन रियल आ रहे हैं, है ना, क्या पता एक 0 हो रहा हो सर, हो सकता है, हो भी रहा हो, बट क्योंकि कोफिशिएंट्स ही नॉन रियल है ना, सम ऑफ रूट्स देखो रियल नहीं है। वो कब होता है कि भाई तीनों रूट्स रियल नहीं, तीनों रूट्स नॉन रियल नहीं हो सकते, जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं सारे, है ना, ABCD क्यूबिक के। बट यहाँ कोफिशिएंट्स ही नॉन रियल आ जाएंगे, बिकॉज सम ऑफ रूट्स ही नॉन रियल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही नॉन रियल। तो ऐसे सिचुएशन में भाई आपके जो क्यूबिक है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, इसके अगर ABCD रियल नंबर है, कोफिशिएंट्स रियल है, तब ना हम ये बोल सकते हैं कि 2 रियल आएंगे सर, या फिर 0 रियल आएंगे, तीनों के तीनों नॉन रियल नहीं हो सकते। बट अगर ABCD में ही नॉन रियल आ गए, विच इज द पॉसिबिलिटी एंड विच इज ऑब्वियसली अ फैक्ट हियर, बिकॉज सम ऑफ रूट्स नेगेटिव हो रहा है, मतलब A और B रियल नहीं है, कुछ में इनमें से नॉन रियल आएगा, है ना। तो इसलिए यहां पे तीनों रूट्स भी नॉन रियल आ सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं समझ आता इस क्वेश्चन में शुरू कहां से करें यार। 3 का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या सिग्मा Z1 Z2 की तरफ बढ़ूं, सिग्मा Z1 Z2 कहीं से अगर मिल जाए तो थोड़ा क्यूबिक का अंदाजा सा लग रहा है, बट फिर लग रहा है वो क्यूबिक सॉल्व करके तीनों कॉम्प्लेक्स निकाले और फिर हमें ये वैल्यू निकाली, बहुत लंबा हो जाएगा। एक अप्रोच चल रहा है माइंड में, बट दूसरा अप्रोच फिर ये लग रहा है क्या ये चीज डायरेक्ट भी क्रिएट हो सकती है, x1 y1 प्लस x2, क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म्स है। हमसे ये नहीं पूछा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, हमसे एक वैल्यू पूछी हुई है। सी सारे कॉम्प्लेक्स पूछे होते तो हम ये निकाल के, वो कैसे निकालेंगे वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, वो देखेंगे, बट ये निकाल के क्यूबिक फॉर्म करके हम तीनों कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने की कोशिश करते। बट हमसे ये डायरेक्ट वैल्यू बनाने को बोला गया है, सो क्या पता है डायरेक्ट वैल्यू बन जाए। देखो ये वैल्यू डायरेक्ट कहां आती है, x1 y1 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, x2 y2 इन दोनों का प्रोडक्ट, x3 y3 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो समझ आ रहा है कैसे इनका प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेरे को पता है, अगर मैं Z1 का स्क्वायर करूं बेटा, नोटिस करो कि अगर आप Z1 का स्क्वायर करो तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 आएगा। सिमिलरली Z2 का स्क्वायर करो तो x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2x2 y2 आएगा। एंड Z3 का स्क्वायर करो x3 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर प्लस 2x3 y3 आ जाएगा। और तीनों को ऑब्वियसली आयोटा भी आएगा, इन तीनों में आयोटा भी आएगा बेटा, 2ab वाली टर्म में आयोटा आएगा। और मुझे एक्चुअली ये वाली टर्म चाहिए, मतलब मुझे इन तीनों को अगर ऐड करूं और उसका इमेजिनरी पार्ट ले लूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर क्या है, 2 टाइम्स x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, मतलब जो है यही चीज मेरी क्रिएट हो जाएगी। तो यानी मुझे समझ आ गया भाई कि मुझे जरूरत ही नहीं है तीनों रूट्स निकालने की, मुझे तो सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल देना है, उसको
ट्वाइस ऑफ दिस के इक्वेट कर देना, ये वैल्यू मेरी डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगी बेटा। और अब अगर ये निकालना है तुम्हें, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है ना, इसको तो तुम वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन के थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकालते हो, सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट पता है। अगर ये आ गया, अगर ये आ गया तो भाई फिर तो अब सवाल हो ही गया, अब हमें समझ आ गया किसी तरह अगर ये निकल जाए। सी मैं तुम्हें थॉट प्रोसेस समझा रहा हूं, मैं चाहूं 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दूंगा पूरा थर्ड तुम्हें भी समझ आ जाएगा, बट वो सोच कहां से आई, थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे सोचा गया, वो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को ये टर्म बनानी है विच आई कैन सी इज ऑब्टेन्ड बाय दिस, यानी कि इफ आई गेट सिग्मा z1 z2, सो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो वो कैसे निकाला जाए, बस अब सारा दिमाग इस चीज में लगाओ कि आपको सिग्मा z1 z2 कैसे मिलेगा। देखो जो एक ही तो डेटा दिया हुआ है अदर देन दीज टू इक्वेशन, एक डेटा ये दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल तो करेंगे ही। तो इसका इस्तेमाल कैसे होंगे, इसका मॉड ले लो दोनों तरफ, मॉड बोथ साइड्स। जैसे ही मैं लूंगा तो लेफ्ट साइड में मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 विच इज मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3, और राइट साइड का मॉड हो गया √8। बट ये तीनों तो इक्वल है, यानी मॉड z का होल क्यूब और ये हो जाएगा √2 का होल क्यूब, यानी मॉड z बराबर √2 आ गया, यानी मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 तीनों क्या है, √2 हो गए हैं बेटा। ये तो हमें बात समझ आ गई है, तीनों के मॉड √2 हो गए हैं। अच्छा अब ये कैसे बनाया जाए, अभी भी ये नहीं समझ आ रहा सर ये कैसे बनाया जाए, तो इसका ट्रिक बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो अगर ये जो इक्वेशन, इसको तो यूज करना ही है, यही बचा है और कुछ तो बचा ही नहीं डेटा। तो अगर हम इसको कंसीडर करें z1 प्लस z2 प्लस z3 इज -√3/2 -√5 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट बोथ साइड्स ले लें, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लें, तो क्या आएगा z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार -√3/2 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो -√5 आयोटा है ये +√5 आयोटा में तब्दील हो जाएगा भाई, ठीक है। बट सर इससे आप ये कैसे बनाओगे, अभी बनाएंगे देखो। ऑल्सो वी नो दैट मॉड z बराबर √2 है, तो z बार √2 का स्क्वायर हो गया है ना, मॉड z स्क्वायर, यानी z बार को आप लिख सकते हो 2/z, यानी z1 बार को क्या लिख सकते हैं 2/z1, इसको लिख सकते हो 2/z2 2/z3, और अब बेटा यहां से 2 कॉमन आ गया, ये तो सेम ही रहेगा, और 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 बन गया, विच इज इक्वल टू -√3/2 प्लस √5 आयोटा, करेक्ट। अब तुम शायद समझ गए, अब तो बस इसका एलसीएम ले लेता हूं, ऊपर वही टर्म क्रिएट हो जाएगी जो हमें चाहिए थी बेटा, जो हमें चाहिए थी, राइट। ये प्यारा ट्रिक था देखो। सो 2 कॉमन है और अब इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा z1 z2 z3 का प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू हमें √3 प्लस √5 आयोटा दी हुई है, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है -√3/2 प्लस √5 आयोटा, -√3/2 प्लस √5 आयोटा। तो अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बस निकल ही गया आई गेस, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, √3 प्लस √5 आयोटा, √3 प्लस √5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देता हूं और ब्रैकेट खोल देता हूं बेटा, तो 2 टाइम्स दिस टर्म हमारे पास क्रिएट हो गई है। सो दिस इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट खोलते हैं, -3/2 है ना, प्लस √15 आयोटा और -√15 आयोटा बाय 2 और प्लस √5 आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर, यानी -5 जो है बन गया है। तो -15/2 प्लस √15 आयोटा बाय 2, ये बन गया सिग्मा z1 z2, और ये एक 2 भी बाहर है बेटा, 2 को नीचे ले जाइए, सो सिग्मा z1 z2 की वैल्यू बन गई -15/4 प्लस √15 आयोटा बाय 4। ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम आ गया है बेटा। हमें निकालना क्या था, हमें तो ये क्रिएट करना है भाई। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर -2 सिग्मा z1 z2, ये हो जाएगा, राइट। बस वैल्यू यूज कर लो, सम ऑफ रूट्स हमें ऑलरेडी पता था,
ये वाला सो √3/2 प्लस √5 आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस हटा दिया मैंने क्योंकि होल स्क्वायर है। और ये अभी हमने निकाला -2 इंटू -15/4 प्लस √15 आयोटा बाय 4। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 -5 प्लस √15 आयोटा, और माइनस में हो जाएगा ये -2 अंदर ही ले जाए, उसको 15/2 माइनस √15 आयोटा बाय 2। करेक्ट। तो ये आ गया हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। बट इसका क्या चाहिए था? इमेजिनरी पार्ट चाहिए था बेटा। इसका तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। देखो इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी √15/2 इसका इमेजिनरी पार्ट जो है हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास क्या आ गई? √15/2, और ये 2 टाइम्स इसके बराबर है। तो √15/2 इज 2 टाइम्स x1y1 प्लस x2y2 प्लस x3y3। तो x1y1 प्लस x2y2 प्लस x3y3 हो गया बेटा √15/4। √15/4 इसकी वैल्यू आ गई। यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। देख लीजिए, ठीक है। इसकी भी वैल्यू पूछ सकते थे, देखो इसकी वैल्यू भी पूछ सकते थे, सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा y1 स्क्वायर, तो वो रियल पार्ट हो जाता है। इसका जो रियल पार्ट आया है 3/4 प्लस 15/2 वो हो जाता है उसका वैल्यू। कुछ भी बना के मल्टीपल करेक्ट भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 इंटू दिस का होल स्क्वायर बाय 5, सो आंसर हो गया 16 इंटू √15 बाय होल स्क्वायर बाय 5। 16 कट गया, 15/5, 3 आ रहा है भाई आंसर। लेट्स सी क्या 3 सही है? 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि जनरली जब तुमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं ना सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले, तो तुमने रियल वाले पार्ट में किए होंगे कि यार सारे कोफिशिएंट्स ABCD रियल होते हैं और फिर वो कॉन्जुगेट पेयर्स में कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं। उसी पर क्वेश्चन आया था 2024 में, बट मैंने उसी का थोड़ा टफ वर्जन आपको दे दिया है। अभी दिखाऊंगा 2024 में जो क्वेश्चन आया था इसका बड़ा ईजी वर्जन आया था, ठीक है, देखेंगे वो वाला। उसमें कोफिशिएंट सारे रियल थे, तो कॉन्जुगेट पेयर्स में आ गई थी रूट्स। चलो नेक्स्ट, ब्रेन टीजर नंबर 6 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 करो यार, ये तो डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइज दिस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो z को x प्लस i y डालते हैं, z माइनस z बार होता है 2 आयोटा y, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया -4y स्क्वायर इज 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 4, ठीक है जी। सो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1। क्लियरली ये कैसा लोकस आ गया है? एलिप्स आ गया बेटा, है ना। x स्क्वायर अपॉन 1/3 करके लिख लो इसको, प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल टू 1। एलिप्स आ गया है, और अब रियल पार्ट ऑफ z मतलब x और ये y है, तो ऑब्वियसली अब ट्रिग्नोमेट्री लाने का मन कर रहा है। x की वैल्यू ले लिया a यानी 1/√3 cos थीटा, और y ले लिया b sin थीटा। एलिप्स के मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं, ठीक है। इसको यहां रख देता हूं। सो हमें जो निकालना है बेटा वो निकालना है 3√3 रियल पार्ट ऑफ z, यानी 3√3 1/√3 cos थीटा प्लस 8 इंटू 1/2 sin थीटा। तो वी विल हैव 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो मैक्स वैल्यू इस चीज की पूछी है, और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैक्स वैल्यू 5 आ गई। देख रहे हो ना कहां से कहां क्वेश्चन जो है मिक्स होता चला जा रहा है। तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है, देखो एडवांस में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, 2-3 चैप्टर मिक्स हो गए ना, बस वो उतना टफनेस मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाता है एडवांस्ड का। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है दैट मींस आपकी तैयारी अच्छी है। अपने ऊपर बहुत ज्यादा ये मत होइए कि अरे सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है मुझे, अच्छी बात है, ये थोड़ी आएगा, ऐसे नहीं सोचना। ये आएंगे तो हम तभी तो कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लग गया पहले, फिर एलिप्स लग गया थोड़ा सा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम वैल्यू रेंज वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक और देखो, थोड़ा एक टफ एक मीडियम टाइप का स्ट्रेटजी रख रहा हूं मैं, ताकि एकदम भारी भरकम सारा कुछ ना लगे। पिछले से पिछला वाला टफ था, पिछला वाला इजी, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया। द लोकाई लोसाई ऑफ द पॉइंट, मतलब लोकस ऑफ द पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन आर टू सर्कल्स। वो कह रहा है कि भाई इस तरह का जो लोकस है ना, इस तरह का जो लोकस है, ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं। अच्छा, दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल हैं C1 C2, और उन सर्कल्स के बारे में बताना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का लोकस, दो सर्कल्स आ जाएंगे सर? हाँ, दो सर्कल्स आ जाएंगे। जरा देखते हैं कैसे। तो पहला थॉट तो समझ ही गए हो तुम, है ना? स्क्वायरिंग करते हैं, z प्लस 1/z इंटू जेड बार प्लस 1/z बार इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना, 4 हो जाएगा। देखो अभी मैं z को x प्लस आई डालना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उसने हिंट दी हुई है कि भैया 4 डिग्री कर्व चले जाएगा, मत डाल, क्योंकि दो सर्कल्स का लाना है। तो दो फैक्टराइज सर्कल आ जाए, दो क्वाड्रेटिक से आ जाए तो मेरे को बेटर रहेगा, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, z को x प्लस आई डालने की जल्दी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नहीं तो 4 डिग्री कर्व बन जाएगा वो दो सर्कल्स का प्रोडक्ट। तो z बार को एलसीएम ले लेते हैं, z बार का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा z स्क्वायर, यहां z बार का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और जो नीचे आएगा एलसीएम वो उधर ले गए 4z बार। ठीक है, तो 4 डिग्री कर्व तो दिख ही गया, मॉड z स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियरली 4 डिग्री कर्व बन रहा है। अब मैं अभी वैल्यू नहीं डाल रहा z को x प्लस आई, आई नीड टू फर्स्ट फैक्टराइज इट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको जरा लेफ्ट में लाते हैं, z बार होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर और प्लस 1 जो है, और ये जो माइनस है ना, इसको -2z बार -2z बार करके लिखता हूं बेटा, इस तरह से लिखता हूं। ये हिंट है अब आपके लिए, सोचो क्यों, क्योंकि पॉज करके ट्राई करो बेटा, ये और ये मिला के एक होल स्क्वायर बन गए, करेक्ट, ये और ये मिला के एक होल स्क्वायर बन गए, और ये तीन मिला के एक होल स्क्वायर बन गए हैं बेटा। सो z बार -1 का होल स्क्वायर बन चुका है, और ये बन गया z माइनस z बार का होल स्क्वायर, करेक्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया भाई, फैक्टराइजेबल। वो 2 जो दिया है, 2 का स्क्वायर 4 बनने से वो फैक्टराइज अब हो जाएगा। देखो अब यहां कुछ लोग क्या गलती करते हैं, अरे सर दो स्क्वायर्स का सम 0 आ गया, दोनों 0 होने चाहिए। भाई तुमने ये बात बहुत बार पढ़ी है मैथ्स में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर 0 आ जाए तो अल्फा बीटा को 0 ले लो, बट वो कब होता है, वो रियल नंबर्स में होता है बेटा, जब अल्फा बीटा दोनों रियल नंबर्स है। यहां पे रियल थोड़ी है। चलो ये वाला मान लिया रियल है, ये काय को रियल है, z माइनस मॉड z बार मॉड z स्क्वायर होता है, मॉड z स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये रियल हो गया, बट ये तो नॉन रियल है ना, z माइनस z बार, इनफैक्ट ये तो है ही प्योरली नॉन रियल, प्योरली इमेजिनरी है। तो एक्चुअली अब आप इन दोनों को 0 नहीं रख सकते, बिकॉज दैट इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ द टर्म्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर फैक्टराइज हो जाएगा ना भाई। अगर अब आपके पास इमेजिनरी नंबर में ऐसा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 0 वेयर बीटा इज प्योरली इमेजिनरी, तो अब एक काम करते हैं, अगर आपको तकलीफ है तो z माइनस z बार क्या हो जाएगा, 2y लिख लो, ये भी रियल में पहुंच जाएगा ना, 2 आयोटा y। सो ये तो रियल है ही, है ना, और इसको या इसको भी लिख लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मत लिखो इस वाले को, एक ही बात है। ये वाला हो गया +2 आयोटा y का होल स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा हो गया। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, वो तो उड़ गया, और अब प्लस की जगह आ जाएगा -1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 a प्लस b, तो +2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 -2y। देख रहे हो ना भाई क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, और दो सर्कल्स तुम्हारे, क्लियरली दो सर्कल की इक्वेशंस मिल गई। सो पहला सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, और सर्कल 2 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 बराबर 0। इसका सेंटर जो है वो 0, -1 है, इसका सेंटर 0, 1 है।
इसका रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी √2 हो गया, इसका रेडियस भी √2 बेटा हो गया। इस तरीके के दोनों सर्कल्स हो गए हैं। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था जो 4 वाली टर्म को इधर लाके हमने 2 होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लिया, उससे फैक्टर्स बन गए हमारे, नहीं तो बहुत लंबी 4 डिग्री इक्वेशन हो जाती। चलिए तो अब सर्कल्स के बारे में, दी सर्कल सेंटर ऑन रियल एक्सिस गलत, वाई एक्सिस में आए हैं सेंटर, तो है ना। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है C1 C2 होल स्क्वायर, क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो रहा है, लेट्स चेक। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर हो रहा है 2 का स्क्वायर 4 है ना, और ये भी 2 + 2 4, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी तुम्हारा 4 हो रहा है। तो ऑर्थोगोनल हो गए हैं, ऑर्थोगोनल हो गए हैं बेटा सर्कल्स, सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, हेंस ये तो सही है। डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, तो निकाल लो यार, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 2 आया है और R1 प्लस R2 है 2√2, सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स लेस देन जो है R1 प्लस R2 आ गया है, बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2 आ गया है, यानी सर्कल्स जो है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स जो हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं इस प्रकार के। तो ये तो गलत हो गया, हैव एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के 2 DCT होती हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, 2 DCT हो जाएंगी, हेंस दिस इज करेक्ट। सो बी एंड डी हमारे करेक्ट आंसर्स हो गए हैं। समझ गए, समझ गए भाई। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। तो देखो मैं तुम्हें उस तरह के रैंडम टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहा कि बिल्कुल ही सर ऐसे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके, ये ऐसे हैं जो सोच सकते थे, है ना, और बिल्कुल बेसिक सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स पर ही क्वेश्चन बना है। चलो एक थोड़ा सा अब रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए इस तरह से हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं, कोई भी छूटे ना, मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं एडवांस्ड में हर एक चैप्टर में, इसी तरह से मैं आपको करवा रहा हूं। तो वर्टाइसेस ABCDEF टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। तो भाई रेगुलर हेक्सागन पे एक क्वेश्चन कर हमने इलिप्स पे भी किया था बड़ा अच्छा सा, एक आवाज तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करवा रहा हूं। ABCDEF, और उसमें जो है सबके जो अफिक्सेस बोल लो या उनके कोऑर्डिनेट्स बोल लो या कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, वो है ABCDEF रिस्पेक्टिवली। ये है -2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स एक तरह से क्या है, -2,0 या कॉम्प्लेक्स नंबर -2 है। C दिया हुआ है फिर 1 -1, सो 1, -√3 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो बाकी सारे निकालने एक तरह से अपने को, है ना, तभी तो ये निकालते लाओगे आप। सो आपको बचे हुए वर्टाइसेस का क्या करना है, आपको उनके अफिक्सेस निकालने हैं, उनके कॉम्प्लेक्स नंबर या उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करें अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। दिया क्या है, रेगुलर है फिगर, ये दिया है और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अच्छा समझ रहे हैं। तो देखो एक बात तो पक्का है कि ये सेंटर से पास करती है और ये रेगुलर फिगर है ना, तो बाइसेक्ट भी करती है, करेक्ट, इसको बाइसेक्ट करती है और सेंटर से इसके पास भी कर, मतलब एंगल बाइसेक्टर इस लाइन का सेंटर से पास करेगा और बी से भी पास करेगा, ठीक है। सो चलो एक काम करते हैं, पहले इस सेंटर निकालना चाह रहा हूं मैं बेसिकली, क्या है होगा, करेक्ट। सो किस लाइन पे लाई करेगा, सो लेट्स फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, -√3 - 0 अपॉन 1 + 2, तो -1/√3 हो गया, ठीक है। तो एंड जो D के क्या बोलूं इसको, P बोल देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -½ -√3/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AC हो जाएगी हमारी y - y1 = m। इसकी स्लोप ये है तो स्लोप इसकी हो गई √3 टाइम्स x + ½ बहुत प्यारी सी इक्वेशन आ गई,
y इक्वल टू रूट थ्री एक्स, y इक्वल टू रूट थ्री एक्स इसकी इक्वेशन आ गई है। यानी कि अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी ये लाइन पर ओरिजिन लाई कर रहा है और ओरिजिन का डिस्टेंस दोनों से बराबर है। देखो OA और OC बराबर ही हो रहा है, OA और OC क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है बेटा, OA और OC बराबर हो रहा है। सो देयरफॉर ओरिजिन लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, यानी ओरिजिन ही इसका सेंटर होगा। ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस देखो, ये भी 2 है वो भी 2 हो रहा है, यानी ओरिजिन इसका सेंटर हो गया। ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ, तो ओरिजिन इज सेंटर ऑफ, क्योंकि ये एंगल 120 भी था ना भाई, आपको ये वाला डिस्टेंस आप निकाल के देख लीजिए, ये वाला 1 आ रहा होगा ओरिजिन से और ये वाला आपको 2 मिल रहा है, तो ये 60 सारी चीजें वैलिड हो जाएंगी। सो ओरिजिन इज सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। मतलब सिर्फ हम ये डिस्टेंस बराबर देख के नहीं बोल सकते, बट हाँ एंगल भी 120 बन रहा है ओरिजिन पे, ये वाली स्लोप आप देखिए 120 ही बना रही होगी। स्लोप ऑफ OC, एंगल बिटवीन OC एंड OA भी आप देखेंगे कि 120 आ जाएगा एंगल बिटवीन लाइन से। तो देयरफॉर ओरिजिन विल बी द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है भाई, ओरिजिन इसका सेंटर हो गया, ये तो एक्स एक्सिस ही और उसकी स्लोप तुम्हें 120 दिख ही रही है। सो क्लियरली ये एंगल तुम्हारा 120 ही एक तरह से हो गया है, हेंस इट इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो ये बस प्यारी सी यहाँ इस क्वेश्चन में हिंट है कि ओरिजिन सेंटर बन रहा है। अब तो तुम सारे वर्टेक्स निकाल सकते हो यार, कैसे, देखो थोड़ा बहुत रोटेशन अगर आप लोगों ने सीखा है, तो अब अगर मैं OA को OB रोटेट कर दूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 बोल देता हूं, ठीक है, Z2 बोल देता हूं, तो ऐसे रोटेशन किया एंटी क्लॉक में, तो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इनिशियल। सो OA को OB रोटेट कर रहा हूं, OA को OB रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहा हूं, फाइनल इक्वल टू इनिशियल टाइम्स e की पावर आयोटा पाई बाय 3, एंगल ऑफ रोटेशन पाई बाय 3 है बेटा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, राइट। तो पाई बाय 3 मल्टीप्लाई कर दो और OA तुम्हारा है -2, तो OA है -2 और ये हो गया cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, तो ये बन गया -1 माइनस √3 आयोटा। यानी Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास आ चुका है, यानी कि हमारे पास एक तरह से B कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, B आ चुका, B का फिक्स ये आया है बेटा -1 माइनस √3 आयोटा, करेक्ट। अब बिल्कुल ऐसी सारे निकाल दो ना, अब ऐसी OC को OD बना दो भाई, OC को अगर OD बना दोगे तो फिर से ये e की पावर आयोटा पाई बाय 3, क्योंकि 60 डिग्री है, ये भी e की पावर आयोटा पाई बाय 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो। सो जो OD है, तो OD OC को OD बना दिया, तो OD कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी OC कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर आयोटा पाई बाय 3। OD तुम्हारा बेसिकली D है कॉम्प्लेक्स नंबर, OC था तुम्हारा 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा इंटू हाफ प्लस √3 आयोटा बाय 2, तो ये हो गया 1 + 3 बाय 2, यानी 4/2 2 हो गया, यानी कि D जो है सिर्फ 2,0 बन गया है। ठीक है, वो यहां से भी बन जाता, सीधे वो स्ट्रेट लाइन होगी, मिड पॉइंट से भी हो जाता। सो D भी निकल कर आ गया है, D हो गया हमारा 2, स्मॉल d की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही E निकाल लो यार, F निकाल लो, 60 रोटेट करते जाइए, यहां से फिर आप पाई बाय 3 रोटेट कर लीजिए, तो E जो हो जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, तो 1 + √3 हो जाएगा, 1 + √3 i हो जाएगा E। ठीक है जी, 1 + √3 i हो गया, एंड लास्ट F फिर से इसमें आप और पाई बाय 3 रोटेट कर दीजिए, तो जो F हो जाएगा, F हो जाएगा वो हो जाएगा इस वाले का इंटू हाफ प्लस √3 i बाय 2, है ना, E की पावर आयोटा पाई बाय 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 + √3 i का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो 1 - 3 + 2 √3 i बाय 2, तो -1 + √3 i तुम्हारा F कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ चुका है, सारे आ गए यार रोटेशन से। ठीक है, ABCD है, तो मेन चीज यही थी, ओरिजिन को हमने प्रूव जो किया कि वो सेंटर है। आई गेस अब तो हो जाएगा, D² - A² तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि D तुम्हारा आया 2 और A था -2, तो ये दोनों तो कट गए, तो माइनस ऑफ, चलो यहां लिख देते हैं, तो D² - A² माइनस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ई एफ। तो ये दोनों कट गए थे क्योंकि ये 2 स्क्वायर और वो -2 का स्क्वायर सेम होता है। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन बी स्क्वायर, बी क्या था भाई ये, सो 1 + √3i का होल स्क्वायर, केयरफुली करना है भाई। सी स्क्वायर, सी क्या था, सी तुम्हारा आई गेस 1 - √3i था, ठीक है। तो 1 - √3i का होल स्क्वायर, और ई जो है अभी निकाला था हमने 1 + √3i का होल स्क्वायर, यानी यही वाला हो गया 2 टाइम्स, और एफ जो है यही वाला हो जाएगा एक्चुअली, चाहे -1 + √3i ले लूं या 1 - √3i होल स्क्वायर में तो सेम ही है, तो ये भी 2 बार हो जाएगा बेटा। 2 को बाहर ही ले लीजिए, -2 होल स्क्वायर्स खोलते हैं, 1 - 3, 2ab की टर्म कटेगी, 1 - 3, तो -2 इंटू -2 -2, तो ये हो गया 8 हो गया है भाई हमारा फाइनल आंसर जो है 8 आना चाहिए। लेट्स चेक, फाइनल आंसर 8 हो गया, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। देखो फिर से अगेन, ये क्वेश्चंस तुम अगर करने जाओगे ना इंडिविजुअली, कोई बहुत ज्यादा कोई वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। सॉल्यूशन सबको समझ आ रहा होगा, सबको लग रहा होगा अरे सर ये मैं भी कर सकता था, बट वही सोचना है कि हमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए। जेईई एडवांस में भी बेटा ऐसा ही होता है फिर, तो इसलिए हैबिट डालिए, थोड़ा प्रॉब्लम्स में अपना दिमाग लगाना शुरू करिए। चलिए एक और अच्छा प्रॉब्लम है ये, लेट्स सी इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, zk इज e की पावर आयोटा 2k π/n है, वो 2k π/n, z के nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना वो, हाँ ठीक है। e इज नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा ये होता है, ठीक है। ए सेट है अल्फा, अल्फा की पावर 24 इज 1, मतलब 24th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जा रही है। अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल नंबर भी हो ही सकता है 1 भी, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना बोल रहा है, प्योरली नॉन रियल नहीं बोला। तो एंड बीटा जो है, बीटा की पावर 108 1 है, मतलब 108th रूट्स ऑफ यूनिटी है बेटा, ठीक है। एस जो है सेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा बीटा है, ओके। एस जो सेट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा बीटा है, करेक्ट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ए और बी में इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब पहले आपको ऐसी रूट्स बतानी है जो 24th रूट भी है और 108th रूट भी है, तो ठीक है ये तो हम कर ही सकते हैं, ऐसे करे भी होंगे तुमने। सो अल्फा है 1 की पावर 1/24, यानी अल्फा हो जाएगा e की पावर आयोटा, है ना, बेसिकली अल्फा जो है 2k π/, है ना, तो e की पावर आयोटा 2k π/24 हो गया, और k को k1 ले लेता हूं क्योंकि वहां भी लिखना है अभी, 2k1 π/24, और बीटा जो है वो हो गया e की पावर आयोटा 2k2 π/108, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के कॉमन रूट्स, है ना, तो यानी दोनों इक्वल करेंगे। सो फॉर अल्फा इंटरसेक्शन बीटा, ए इंटरसेक्शन बी, अल्फा बीटा शुड बी सेम, यानी e की पावर आयोटा 2k1 π/24 इज e की पावर आयोटा 2k2 π/108। तो यहां से आ गया k1/24 इज k2/108, करेक्ट। तो आई गेस 4 तो कट ही रहा है, 8 भी कट गया क्या, नहीं 4 कट रहा है, तो k1/6, 12 भी कट गया यार, इनफैक्ट k1/2 इज इक्वल टू k2/9। k1 k2 में एक तरह से एक रिलेशन निकल कर आ गया है, और k1 k2 की रेंज क्या है, अच्छा तुम्हें पता है कि जब nth रूट ऑफ यूनिटी लिखते हैं तो k की रेंज 0 से n-1 लेते हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद तो रिपीटिशन होता है भाई। क्यूब रूट में क्या तुम लेते हो, 0 1 2 लेते हो, फोर्थ रूट में 0 1 2 3 लेते हो, है ना। सो nth रूट में 0 1 2 3 n-1 तक लेते हैं, यानी यहां पर k1 की जो वैल्यूज होंगी वो 0 1 2 3 23 तक होंगी, बिकॉज जैसे ही 24 डाल दोगे वापस से वही 0 वाली रूट मिलने लग जाती है, राइट, रिपीटिशन हो जाती है, 24 रूट्स मिलेंगी ना। एंड सिमिलरली k2 जो होगा वो भी तुम्हारा 0 1 2 3 अप टू 107 तक ही जाएगा, करेक्ट। तो अब मुझे बस ऐसी देखनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, k1/2 इक्वल टू k2/9 हो जाएगा। तो आई गेस अब आप कर सकते हो कितने पेयर्स आएंगे k1 k2 के, तो k1
जो है 2k2/9। सो पहली बात तो ये हो गई, k2 तो 9 का मल्टीपल आएगा ही, k2 तो 9 का मल्टीपल आएगा ही। सो k2 0 ले लिया, सो k2 0, k1 भी 0 आ गया। k2 को फिर जब 9 लोगे तो k1 2 हो जाएगा। k2 को जब तुम 18 लोगे तो k1 तुम्हारा हो जाएगा 4। इस तरह से चलता जाएगा। अब k3 को तुम 27 ले लोगे, 9 का टेबल चल रहा है, सॉरी k2 को, तो k1 हो जाएगा 6। तो इधर 2 का टेबल चल रहा है, उधर 9 का टेबल चल रहा है, सिंपल सी बात ये है। और कहां तक जाएगा आप सोचो, ऐसे ही k2 की वैल्यू लास्ट 9 का मल्टीपल क्या है 107 तक, 99 है ना। 12 9 108 होता है, वो नहीं है हमारे पास क्योंकि वो तो k0 वाला आप ले ही चुके हो। सर हम 0 ना लेके 108 ले लो, फिर ये हट जाएगा, वो आ जाएगा, बात तो एक ही है। आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज लेनी होती है ना, तो 0 से 107 लिए मैंने, आप 1 से 108 ले लो, बात एक ही है, अल्टीमेटली वही मिलेगा। ऊपर भी फिर ऐसे ही करना। तो के लास्ट में जो k2 डलेगा वो 99 डलेगा बेटा, जिससे k1 जो आएगा वो भी देखना है, रेंज में आ रहा है ना, 99 9 11 2 22। k1 भी प्यारा सा रेंज में ही आ गया, k2 भी रेंज में आ गया बेटा, सब बढ़िया हो गया। अब इससे ज्यादा हम कुछ ले नहीं सकते। यानी कितने पेयर ऑफ वैल्यूज आएंगे देख लो, 0 से लेके 99 तक 9 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 10 वैल्यू कितने हो गए, 0 से लेके 9 11 तक ही हो गए, और 11 12 हो गए। सो यानी 12 पेयर्स ऑफ k1 k2 हमारे पास आएंगे, सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी ये दोनों रूट सेम हो जाएंगे, यानी कॉमन रूट आ जाएगी, जो सेट अल्फा का भी पार्ट होगा एंड बीटा का भी, यानी इंटरसेक्शन के अंदर 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। सी ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, इतनी बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे एक और चीज पूछी गई है कि ns कितना है। ns, s इज द सेट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। यानी जैसे अभी मैंने इन दोनों को इक्वेट किया था अल्फा बीटा को फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन चाहिए था दोनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो इक्वेट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है मुझे, सो जो सेट s होगा दैट इज नथिंग बट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बेटा। तो जो सेट s होगा उसमें आएगा e की पावर आयोटा 2k1π/24 प्लस आयोटा 2k2π/108, है ना। और इसकी कोई इक्वल टू तो कुछ दिया नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया, बस सारे सेट ऑफ अल्फा बीटा लेने हैं, मतलब सारे पेयर ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालने हैं बेटा। दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, कितने पेयर्स हमारे पास आने वाले हैं, तो वो आपको देखने हैं कितने आएंगे। सोचो कितने आएंगे, कितने आएंगे सर। तो अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर मत गिन लेना। सर ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं गिन सकते, इसके कितने होंगे, दिस 0,0 0,1 0,2 ऐसे करके सारे गिन लें, 1,0 1,2, और फिर कॉमन वाले हटा दें, क्योंकि जो कॉमन आ रहे हैं कुछ वैल्यूज कॉमन दे रहे हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटिशन होगा ना। ई की पावर आयोटा मतलब भाई आपको k1 k2 के पेयर नहीं चाहिए, आपको तो वैल्यू चाहिए ना। ई की पावर आयोटा थीटा तो आपको पता है बेटा एक रिपीटेटिव वैल्यू है, उसकी वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। तो हो सकता है थीटा तो अलग आ रहा हो, ये पूरा ऐड करके अलग आ जाए, बट एक्चुअल उसकी वैल्यू सेम आ जाए। जैसे ई की पावर आयोटा पाई और ई की पावर आयोटा 3 पाई सेम होता है, करेक्ट। ई की पावर आयोटा 2 पाई, ई की पावर आयोटा 4 पाई सेम होता है, ऑल्दो एंगल्स अलग है बट वैल्यूज सेम है। तो हमें तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इसमें, ns बताना है। ns बताना है कि मतलब कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है, समझो बात को। और रिपीट कब होता है, 2 पाई के बाद रिपीट होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं, k1/24 प्लस k2/108, तो एलसीएम हो जाएगा 12 तो था ही, एक 2 और एक 9, है ना, इस तरीके का एलसीएम हो जाएगा आई थिंक। तो वी विल हैव 9k1 प्लस 2k2, और ये एक 2 भी कट जाएगा नीचे से, सो ई की पावर आयोटा पाई 9k1 प्लस 2k2 अपॉन 108, करेक्ट। या 2 को काटो मत अभी, हाँ देखो 2 को क्यों नहीं काट रहा हूं, उसका भी एक बहुत प्यारा रीजन है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। तो नीचे 216 ही रख लो और यहां 2 रख लो। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि यार रिपीटिशन कब होता है, 2 पाई के बाद। जैसे मैंने तुम्हें बताया ई की पावर आयोटा π/6 और ई की पावर आयोटा 2 पाई प्लस π/6 सेम होगा, ठीक है।
तो अगर ये 2 पाई बाहर है तो बेसिकली बस मुझे ये समझना है कि ये चीज देखो 216 से कम कितनी बार हो रही है। देखो समझो, अगर ये चीज जब 1 होगी, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, जब ये चीज 1 होगी या 217 होगी, तो दोनों ही सिचुएशन में 2 पाई बाहर होने की वजह से भाई एक बार अगर ये 1 है तो e की पावर आयोटा 2 पाई इंटू 1/216, और एक बार अगर ये 217 है 217 बाय 216, तो ये जो है सेम ही तो आ जाएगा क्योंकि उसमें 2 पाई जोड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अब 2 पाई जोड़ दिया। यानी बस हमें ये देखना है कि यार ये 200 मतलब कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज 0 से लेके 215 तक कब लेगा, क्योंकि 0 पे जब लेगा तो वही होगा जो 216 पे हो रहा होगा। समझ रहे हो ना बात क्या हो रही है, कि जब ये 0 होगा सर, होगा नहीं होगा बात की बात है, जब ये 0 होगा और जब ये 216 होगा तो एक्चुअल एंगल तो सेम आएगा ना, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो तो सेम आ जाएगा क्योंकि 2 पाई ऐड हो गया होगा उसके अंदर। सो आपको बस ये देखना है 9k1 प्लस 2k2 अपॉन 216 जो है वो बेसिकली आपको 216 तक रखना है, सिंपल सी बात है, 215 तक ही उसे रखना है, 0 से लेके 215, मतलब जरूरी नहीं है 0 ही रखना है, मतलब आप 216 रख लो बट वो 0 और 216 वाला सेम हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं नंबर ऑफ पेयर्स नहीं गिन सकता क्योंकि उससे रिपीटिशन भी आएंगे, वो रिपीटिशन वाले हमें देखने हैं क्योंकि कॉस का और साइन का पीरियड 2 पाई होता है। तो अब कितने आएंगे, देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि आपने K2 को सपोज K1 K2 दो थे ना हमारे पास, K1 था 0 से 20 थी, वो था 107 तक। सो मान लो जैसे K1 को आपने 0 डाल दिया तो यहां से 2K2 आ गया 215 से कम 0 से बड़ा, है ना। तो K2 की वैल्यू हो गई कितनी, हो गई 1 हो गई, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 107 तक सारी हो जाएंगी, है ना, 107 तक सारी हो जाएंगी। बेसिकली ये जो चीज है बीच वाली, ये वैल्यू आपकी जब K1 0 हो गया तो सारी इवन वैल्यूज ले रहा है ना, 214 तक ले लेगा 107 पे जाके, तो सारी इवन वैल्यू तो ले पा रहा है। मैं कह रहा हूं कि सारी वैल्यू ले लेगा 0 से 2015 के बीच में जितनी भी इंटीजर्स हैं सारी ले लेगा। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ठीक है चलो 0,0 पे 0 आ जाएगा, है ना, 0 पे 0 भी आ जाएगा, और 1 पर फिर ऐसा लगता है 1 कब आएगा, 1 मत आने तो 217 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा तो भाई ये चीज 1 नहीं आ पाएगी, अग्रीड। जब आप इसको भी मिनिमम 1 लोगे या इसको भी 1 लोगे तो 11 चली जाएगी। बट मैं ये कह रहा हूं आगे ना जाके रिपीट तो उसने करना ही है ना। सो कोई अगर 1 नहीं आ पाएगी वैल्यू तो 217 आ रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 217 एंड 1 आर सेम थिंग बिकॉज उसका पीरियड 2 पाई है। यानी बेसिकली ये अपनी सारी वैल्यूज ले लेगा 0 से 2015। सो देयरफॉर 9k1 प्लस 2k2 कैन टेक ऑल 0 से 2015 यानी 216 वैल्यूज। अब तुम इसमें ये बोल सकते हो नहीं सर ये 1 नहीं लेगा, 3 नहीं लेगा, 2 तो चलो ले लेगा, 0 और 1 हो गया तो 3 नहीं ले पाएगा सर, ये कभी 4 नहीं ले पाएगा क्योंकि मिनिमम ये 9 का मल्टीपल है। मैं कह रहा हूं नीचे नहीं हो पाएगा, आगे जाके ऊपर हो जाएगा ना, फिर वो आगे जाके वो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें दे देता हूं, मान लो जैसे K1 को तुमने 1 ले लिया, तो अब ये जो चीज है ये 9 प्लस 2 के फॉर्म की हो गई, ठीक है। तो ये 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, है ना, फिर 15 आ गया। इस चीज की वैल्यू कह रहा हूं टोटल, मैं कह रहा हूं ये सारी वैल्यू ले लेगा। अब तुम कहोगे 9 से पहले कहां ले रहा है, तो आगे तो ले रहा है ना, सारी बात तो वही है ना। 8 तो आ ही गया था, या इवन तो यहां पे सारे आ गए थे, तो 7 नहीं आ रहा तो वो आगे जाके कहीं आ रहा होगा ना, 215 प्लस 7 तो ले ही लेगा ना वो, 216 प्लस 7 तो वो वाली वैल्यू ले लेगा। अल्टीमेटली सारी की सारी वैल्यू 0 से 215 इसमें कवर हो जाएंगी, जो नहीं होंगी वो पीरियड की वजह से आगे 2 पाई के बाद हो जाएंगी। यानी इसकी 216 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, यानी 216 एलिमेंट्स इसमें कॉमन हो एस सेट में हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल सेट थ्योरी बेस्ड। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का पैसेज का सेकंड क्वेश्चन, पैसेज का बेटा सेकंड पार्ट, पैसेज का सेकंड पार्ट क्या है सर, z वही है पैसेज में nth रूट ऑफ यूनिटी दिया है, z इज एनी नॉन रियल 19th रूट ऑफ यूनिटी। तो z जो है इस बार 1 की पावर 1/19 है बेसिकली, या ऐसे लिखना चाहते हो तो e की पावर आयोटा 2k पाई 19 है। अच्छा, और ये चीज मुझे इसके बराबर, तो ये तो यार एक एजीपी जैसी दिख रही है, समझ गए, तो ये एजीपी जैसी दिख रही है। तो इस सीरीज को जरा एस कंसीडर कर लेते हैं,
है ना, 4 4 का गैप है, 1 5 9 फिर 13 हो रहा होगा, ऐसे करते करते 73 z की पावर 18। तो एजीपी कैसे सॉल्व करते हो, z से मल्टीप्लाई करो शिफ्ट वन टर्म, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, है ना। तो s इंटू 1 माइनस जेड, 1 प्लस 4z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब अप टू z की पावर 18। ये सब में से तो 4 कॉमन ही आ जाएगा, 4 कॉमन ही आ जाएगा बेटा, राइट। इन सब में से 4 को मैंने कॉमन भी निकाल लिया है, यहां तक 4 कॉमन आ गया। और माइनस ये वाली टर्म 73 z की पावर 19 क्या हो जाएगी, क्योंकि z 19th रूट ऑफ यूनिटी है, z की पावर 19 तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 ही हो गया, करेक्ट। इतना समझ गए हो। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये वाली चीज फिर से क्या हो जाएगी, सोचो, ये Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z18 है, पावर में है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें पता है जीपी में ही होती है। तो Z1 है तो ये भी 18th रूट, तो इन सबका सम -1 हो जाएगा, बिकॉज एक रूट गायब है 1 वाली, है ना। तो ये -1 हो गया, s इंटू 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस 4 माइनस 73 हो गया। सो s की वैल्यू हो गई 76 अपॉन z माइनस 1। s की वैल्यू 76 अपॉन z माइनस 1, कंपेयर करेंगे 19a इज 76, तो a की वैल्यू 4 आ गई। a तो हमारा बेटा 4 निकल कर आ गया है। a था वो अल्फा था, जो भी है अल्फा था, आई गेस अल्फा है वो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये वाली बीटा है, ये गामा है, अच्छा समझ गए। अब देखो क्या है, 2 सीरीज और बनाने को कही हुई है, 1 प्लस 5 कॉस 2 पाई बाय 19। सो नोटिस करो, अगर मैं z को कॉस पहली वाली ले लेता हूं, k को 1 2 पाई बाय 19 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 19, तो एक्चुअली अगर आप ये देख रहे हैं तो ये यही वाली सीरीज का रियल पार्ट लिखा हुआ है, सोचो, करेक्ट भाई। 1 का रियल पार्ट 1 और 5z का रियल पार्ट 5 कॉस 2 पाई बाय 19, 9z स्क्वायर में डीमोइवर्स लग जाएगी भाई, z स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 9 कॉस 4 पाई बाय 19, करेक्ट। और लास्ट में 73 कॉस 18 टू जा 36 पाई बाय 19। तो समझ रहे हो ना आपकी भाई, जो पहली सीरीज लिखी है ये वाली, दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। सिमिलरली जो सेकेंड सीरीज लिखी है वो इसी सीरीज का इमेजिनरी पार्ट है। तो मतलब जो अभी सीरीज सॉल्व करी है, अगर इसका रियल पार्ट निकाल लूं तो वो कॉस वाली सीरीज बन जाएगी, और इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लूं बेटा तो वो साइन वाली सीरीज बन जाएगी। क्या इतनी बात समझ गए हो? तो इस सीरीज सॉल्व हम कर चुके हैं, 76 अपॉन z माइनस 1, z की जगह वैल्यू डाल दो कॉस दिस, तो 76 अपॉन z माइनस 1 का जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लेना है, z की जगह क्या डालना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा डाल देंगे, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, करेक्ट। और वेयर थीटा इज 2 पाई बाय 19। तो इसको तो रैशनलाइज कर लेना चाहिए, आई गेस रैशनलाइज करने में ही फायदा है हमारा। तो रैशनलाइज करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 76 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस 76 आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 76 चाहे कॉमन लेना है ले लो, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो 76 में से 2 कट भी जाएगा, 38 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस सीरीज का जो रियल पार्ट है बेटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, सो रियल पार्ट ऑफ सीरीज S, ये थी ना S सीरीज, तो रियल पार्ट ऑफ सीरीज S हो गई 38 दिस अपॉन दिस यानी -1, तो -38 हो गई बेटा रियल पार्ट ऑफ दिस सीरीज, -38 हो गई है। और रियल पार्ट क्या था, ये कॉस वाली सीरीज थी विच इज 19 बीटा, तो 19 बीटा इज दिस, 19 बीटा रियल पार्ट है, यानी बीटा तुम्हारा
-2 है एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सीरीज, इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा -38 sin थीटा अपॉन दिस। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन थीटा को हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो -38 cot थीटा बाई 2 बन गया है। ये कौन सी सीरीज हो गई, साइन वाली, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है बेटा। तो गामा कॉट पाई बाय 19 हो गई और थीटा बाई 2 आई थिंक पाई बाय 19 ही है, तो -38 कॉट पाई बाय 19, देयरफॉर गामा इज -38। गामा भी तुम्हारा आ गया है -38। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लो ट्रिग्नोमेट्री और nth रूट ऑफ यूनिटी और सारी चीजें जो है यहाँ पे मिक्स हो गई। चलिए, तो अब अल्फा बीटा गामा निकल गए, अब तो हो गया काम। अल्फा था हमारा 4, अल्फा था 4, बीटा था -2, गामा है -38। अब आप इससे जो है ऑप्शंस मैच अपने कर लीजिएगा, जो जो बन रहे हैं सारे के सारे अब हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया पैसेज, nth रूट ऑफ यूनिटी पे आने के चांसेस हैं, क्वेश्चंस आए नहीं है बहुत टाइम से, आ सकता है। चलो, एक ये आपको याद होगा, मैंने सीक्वेंस सीरीज में कहीं पर बोला था यार ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लोगों को करवाऊंगा, तो इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। un vn be टू सीक्वेंसेज एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n un+1 वो दिया है और vn+1 ये दिया है। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट है un+1 और इमेजिनरी पार्ट है vn+1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो दो इक्वेशंस गिवन है ना उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये u है। देखो, अगर मैं इसका अब रियल पार्ट कंपेयर करूं, रियल पार्ट क्या आएगा सोचो, रियल पार्ट आएगा un माइनस vn इक्वल टू un+1। तो पहली सीरीज हो जाएगी वाली, un+1 इज un माइनस vn, है ना। और इमेजिनरी पार्ट अगर देखूं, इमेजिनरी पार्ट है un इंटू आयोटा और vn इंटू, तो un प्लस vn और वो है vn+1। तो मैंने जो दो गिवन इक्वेशंस हैं उसको इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से बेटा रिप्लेस कर दिया है। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे सोचेंगे ये, मैंने आपको हिंट भी दिया था वहां पर कि यार ऐसे आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला थॉट प्रोसेस। चलिए, तो अब निकालना क्या है हमें, 2024 तक जाना है और 1 वाली निकालना है, तो टेलीस्कोपिक बन जाएगी। देखो, अब इसमें n को जरा 1 डालते हैं, तो u2 प्लस आयोटा v2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा टाइम्स u1 प्लस v1 आयोटा, फिर u3 प्लस आयोटा v3 हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू u2 प्लस v2 आयोटा, है ना। सो टेलीस्कोपिंग बन रही है एक तरह से। और लास्ट में हम क्या डालेंगे, 2024 डालेंगे, तो u 2024 प्लस आयोटा v 2024 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा u 2023 प्लस v 2023 आयोटा। नोटिस करो, जब n 1 था तो यहां डला था, तो यहां 2 डला होगा, यानी यहां पे n 2023 डला है। और अब इन सब इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज आई कैन सी कैंसिलेशन विल हैपन। टेलीस्कोपिंग सी बन जाएगी बेटा अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, इधर u3 सॉरी इधर वाला तुम्हारा u2 ये वाला फिर से कट जाएगा, u3 अगले वाले से कट जाएगा, ऐसे तुम्हारे जो है सारे के सारे कटते जाएंगे, सारे के सारे कटते जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, एक ये 2024 वाला और 1 वाला। तो u 2024 प्लस आयोटा v 2024 और 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2023 बार हो जाएगा। और इधर बस ये वाली टर्म u1 प्लस आयोटा v1 बन जाएगी बेटा। आया ना मजा, रिलेशन आ गया। देखो बस अब तो यहां डी मॉइवर्स लगा देते हैं, ये हमें दिए ही हुए हैं आई गेस। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर अब हम यहां वैल्यू डाल दें, यहां डी मॉइवर लगा दें, तो u1 v1 सॉल्व हो जाएंगे एंड u1 v1 ही हमें सॉल्व करने हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखो काफी ज्यादा दिमाग लगा इसमें, बट कॉन्सेप्चुअल। तो लेट अस पुट द वैल्यू u 2024 2 की पावर 1012 प्लस आयोटा 2 की पावर 1013
इज इक्वल टू, अच्छा 1 प्लस आयोटा की पावर 2023 को जरा हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 1 प्लस आयोटा की पावर, या यहीं कर लेता हूं, चलो इसको हटा के, 1 प्लस आयोटा की पावर 2023, देखो 1 इसको लिख लिया √2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, और इसको पावर 2023 कर दी, डी मॉइवर्स लगा देते हैं, सो √2 की पावर 2023 cos पाई बाय 4 हो गया, cos 2023 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन, सिस लिख देता हूं, एक ही बात है, cos 2023 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2023 पाई बाय 4। और अब इसको सोचो क्या होगा, 2024 होता तो पूरा डिविजिबल हो जाता, है ना, तो माइनस पाई बाय 4 हो गया है, तो ये हो गया 1/√2, ये हो गया -1/√2, एक √2 यहां अलग कर लो, कट जाएगा, और √2 की पावर 2022 अलग कर ली, ये √2 कट गया, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 1011 टाइम्स 1 माइनस आयोटा। करेक्ट, इतनी बात सही है, आई गेस इतनी बात सही है। तो अब ये चीज हम रख देते हैं यहां पे, सो लेट अस पुट द वैल्यूज, 2 की पावर 2 की पावर 1012 प्लस आयोटा टाइम्स 2 की पावर 1013, करेक्ट। और इधर ये वाली बन गई 2 की पावर 1011 टाइम्स 1 माइनस आयोटा, और ये बन गई u1 प्लस आयोटा v1, u1 प्लस आयोटा v1, देख लीजिएगा। अच्छा अब एक चीज और, यहां से भी 2 की पावर 1012 कॉमन आ रही है, 1 प्लस आयोटा, और इधर 1 माइनस आयोटा नीचे ले आइए, 2 की पावर 1011, ये तो कट गई पूरी, एक 2 की पावर रह गई, और इसको तुम रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 2 ही हो गया, ये इससे कट गया, तो u1 प्लस आयोटा v1 ये हो गया, सो 2 आयोटा हो गया आई गेस, करेक्ट। सो u1 बन गया 0, v1 बन गया 2, u1 0 v1 2, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एक सेकेंड, क्योंकि ये 0 और 2 तो नहीं आता था, आई गेस कुछ और आएगा, एक मिनट, एक 2 यहां आ गया, और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, ओह सॉरी ये गलती मिल गई ना भाई, यहां पे अगर 2 की बार 1012 कॉमन आया था तो ये 2 रह गया था यार, यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा हुआ था, सो दिस इज एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट, रैशनलाइज तो किया ही है, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 कट ही गया, सो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इज u1 प्लस आयोटा v1, तो कितना हो गया देखो, -1 प्लस 3 आयोटा हो गया है u1 प्लस आयोटा v1, तो u1 इज -1, v1 इज 3, v1 इज 3 टू द 6 -1 5, अब आई थिंक आंसर हमारा आ गया है बेटा, अब आंसर हमारा आ गया है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कॉमन लेने में कर दी थी, यहाँ 2 की पावर 1012 जब कॉमन लिया तो यहां पे 2 एक बच जाएगा, दैट इज समथिंग आई मिस्ड, ठीक है, ये 2 मेरा एक मिस हो गया था। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन था यार ये वाला, नो डाउट इट वाज अ रियली नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें बहुत सारे चैप्टर्स मिक्स हो गए, टफ लेवल का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल, z1 z2 भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगला मॉड z2 1 दिया है, अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू तो ठीक है, z1 निकालना है, मॉड z2 1 दिया है, तो हम फिर से वही करते हैं, देखो मॉड z जब भी 1 दिया है तो z2 को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेते हैं, तो z2 समझ रहे हैं, z2 स्क्वायर
यार एक काम करता हूं, मुझे थोड़ा CND लगाने का मन कर रहा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है Z1 माइनस वन अपॉन Z1 प्लस वन, उधर लिखा है Z2 स्क्वायर प्लस वन माइनस 2Z2 अपॉन Z2 स्क्वायर प्लस वन प्लस 2Z2। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए, मतलब इन दिस प्लस दिस 2Z1 अपॉन माइनस 2, दिस प्लस दिस हो गया 2 टाइम्स Z2 स्क्वायर प्लस वन अपॉन दिस माइनस दिस, तो माइनस 4Z2 हो जाएगा। ये गया माइनस से माइनस गया, सो Z1 इज Z2 स्क्वायर प्लस वन बाय 2Z2, करेक्ट। बड़ा प्यारा सा आ गया यार, ये तो अच्छा सा कुछ आ रहा है ना। अब इसको Z2 को भी अलग कर दो, सो Z1 हो गया हाफ कॉमन Z2 प्लस वन बाय Z2, और क्योंकि Z2 तुम्हारा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, 1 बाय Z2 क्या हो जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट। सो Z2 प्लस वन बाय Z2 तुम्हारा 2 cos थीटा बेटा हो गया है, यानी Z1 क्या निकल कर आ गया है, cos थीटा निकल कर आ गया है। Z1 तो cos थीटा ही हो गया यार, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही कैलकुलेशन बहुत प्यारी हो गई। Z1 को cos थीटा यहां डाल दो, ये तो अब हो ही गया आई थिंक, cos थीटा माइनस वन। Z1 तुम्हारा एक्चुअली रियल नंबर ही आ गया cos थीटा, और ये हो गया मॉड cos थीटा प्लस वन, तो ये नेगेटिव से खुलेगा, cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो 2 आ गई। इसकी तो वैल्यू फिक्स्ड ही आ गई, 2 मैक्सिमम वैल्यू भी 2 ही हो गई, तो फाइनल आंसर इसका 2 हो गया यार। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के इजी हो गया ये वाला क्वेश्चन। ब्रेन टीजर नंबर 12। चलिए अब 13th एक बड़ा प्यारा ब्रेन टीजर आपको मैं करवा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा, वैसे तुम चाहो तो वैसे थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाले लेक्चर में भी करा सकता हूं, क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी वेयर एबीसी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एबी बीसी सी रिस्पेक्टिवली। तो देखो हिंट देके छोड़ रहा हूं, ये आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर आएगा एसओटी का सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, वहां करा दूंगा। एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर कॉस ऑफ समथिंग है, तो और ये कॉस वैसे तो कहीं कॉम्प्लेक्स इसमें दिख नहीं रहा है ना, आयोटा वगैरह कुछ नहीं है, बट कॉस दे दिया तो ये किसी चीज का रियल पार्ट है। तो ये किसका रियल, देखो कॉस थीटा होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड होता है ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं रियल पार्ट ऑफ एनसीआर। बेसिकली देखो सबको एक्सपोनेंट में चेंज कर रहा हूं, ये एक्सपोनेंट में है, बाइनोमियल मुझे दिख रही है, और ये कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी मैं ई की पावर आयोटा थीटा में लेके आ रहा हूं। इसका रियल पार्ट जो है यही हो जाएगा, है ना। ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट कॉस थीटा ही होता है, तो मैंने वही चीज यूज कर ली कि जो भी आएगा इसका रियल पार्ट बस मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब ये आपको ट्राई करना है, थोड़ा बाइनोमियल लगेगा, इस पूरी चीज का रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल जब मिक्स हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री को भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसलिए हमारे माइंड में इसमें ये थॉट प्रोसेस आया। तो ये वाला ब्रेन टीजर होमवर्क है, परसों वाले लेक्चर में डिस्कस होगा। 13 14 बिल्कुल ये इसी का साइन है, देखो वो कॉस था, ये सेम साइन है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। जैसे आज करी थी ना, कॉस की सीरीज बन गई थी और एक साइन की सीरीज बन गई थी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सिमिलर टू दैट। चलो भाई 2024 का एडवांस क्वेश्चन करके आज का सेशन करते हैं कंक्लूड। जो मैंने आपको बताया एक ही क्वेश्चन आया था 2024 में, एंड एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। fx इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट सच दैट, रियल कोफिशिएंट दिए हुए हैं, देखो रियल कोफिशिएंट दे दिए हैं, मतलब कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट आएंगे। f1 है -9, सपोज दैट आयोटा √3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अब जान के तुम्हें ऐसी दी है जो उसका डेरिवेटिव है, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, बट एक्चुअली डेरिवेटिव का काम ही नहीं है, क्योंकि एक x तो कॉमन ही आ रहा है। तो एक x कॉमन, 4x² + 3ax + 2b। तो अब इसकी एक रूट तो x = 0 है, और एक रूट दी हुई है √3 आयोटा। तो अब इस क्वाड्रेटिक की बेटा मैं क्या बोल नहीं सकता कि दूसरी रूट होगी -√3 आयोटा ओनली, क्योंकि एबीसी क्या है, रियल है यार। तो कॉन्जुगेट पेयर्स में तो आएंगे, रूट्स कैसे आएंगे कॉन्जुगेट पेयर में, अगर एक √3 आयोटा आ रहा है तो दूसरा -√3 आयोटा आएगा ही आएगा, यानी सम ऑफ रूट्स का 0 है, सम ऑफ रूट्स 0 है, यानी ए तुम्हारा 0 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2b/4 है,
और यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया -√3 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि b/2 हो गया 3, तो b हो गया 6। देखो a और b निकल कर आ गए हैं, a b निकल कर आ गए हैं। अच्छा a b निकल गए तो c निकल ही जाएगा विद द हेल्प ऑफ f, तो fx हो गया x4, a तो 0 ही था, प्लस 6x² प्लस c, बट f1 -9 दिया है, तो 1 + 6 + c बराबर -9, c बन गया 9 6 15 और 1 -16, c बन गया -16। तो fx अब हमारे पास अच्छा सा निकल कर आ गया x4 + 6x² -16, करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। α1, α3, α4 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अरे वाह यार, तो अब ये तो x² में क्वाड्रेटिक fx के रूट्स ही हमें निकालने हैं। x² को t लेट कर लो, तो t² + 6t - 16 t + 8 t - 2, तो x² की वैल्यू या तो -8 आई होगी या x² की वैल्यू 2 आई होगी। ऑब्वियसली नॉन रियल रूट्स भी हैं, रिजेक्ट कुछ नहीं करेंगे। सो x² वही पूछा हुआ है, mod α1², तो उसको अंदर ले जाओ, स्क्वायर को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो 2 वाले में 8 और 8 हो रहा होगा, ये है ना भाई। अगर α1 इसका रूट है, ठीक है, तो α1² तुम्हारा -8 हो रहा होगा, α2² भी -8 हो रहा होगा, α3 α4 यहां से आ रहे हैं, तो α3² तुम्हारा 2 हो रहा होगा, α4² भी 2 हो रहा होगा। मॉड निकालने हैं तो सारे प्लस हो जाएंगे। 8 8 16 17 18 19 20 हो गया यार आंसर। 20 इज द आंसर। खुद देखो यार क्या क्वेश्चन पूछा है एडवांस ने, कोई बहुत डिफिकल्ट है? इससे ज्यादा डिफिकल्ट मेंस में आ जाते हैं आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि यार देखो, एडवांस को लेके कोई हवा नहीं बनाना है कि बहुत ही कोई अलग क्वेश्चन आएंगे। हाँ, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे पेपर में जो बहुत ही अलग लेवल के होंगे। तुम्हारा काम बस ये है कि उनसे बचे हुए क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एरर फ्री करते हुए टाइम के अंदर सही कर देने हैं। जो ये समझ गया वो बेटा एडवांस क्रैक कर लेगा। बहुत बार ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ कि दैट इज द आइडियल वे टू क्रैक एडवांस्ड। बट होता क्या है, हमें वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ल्योर करते हैं अपनी तरफ और हम उसमें स्टक हो जाते हैं। कई बार हम ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं होगा, ये तो मैं करूंगा ही। तो वो सब नहीं करना है अपने को एग्जाम में बैठ के, ठीक है। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया है। इसके साथ हमारा फाइनली एलजेब्रा भी निपट गया है। पीवाईक्यूज आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पीवाईक्यूज करिए 2013 से लेके 2023 तक के। और अब हमारा जो बचा है भाई, वो एक छोटा सा यूनिट बचा है, ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम है। तो 2 लेक्चर्स में अब हम ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे, बट ऐसा नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 कल हम करेंगे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। और फिर लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स बस अपने बचे हैं इस जर्नी में। उम्मीद है आप सब लोग शुरुआत से लेके अभी तक बेटा जुड़े हुए हैं, और जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वेरी गुड बेटा। ऐसे ही बस करना है। कोई भी चीज़ आप शुरू तो कर लेते हैं ना, पर बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ इधर से उधर जंप करना, पेशेंस नहीं है, कोई भी चीज़ फिनिश नहीं करनी। तो जो फिनिश करता है ना, वही बेटा लाइफ में आगे किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होता है। स्टार्ट करने वाले तो बतेरे मिल जाएंगे, बट खत्म करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आपको, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह से लगे रहो, मेहनत करते रहो। 2 लेक्चर्स की बात और है, और उसके बाद अपना एडवांस का एग्जाम आ रहा है। अपना याद रखिए जो जो बातें मैंने बताई हैं, और भगवान आपका साथ देगा। अगर आपने मेहनत करी है, सच्चे मन से हार्ड वर्क किया है, तो किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी बेटा। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। टेक केयर।